नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हर कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाहे प्रॉपर्टीज की, रियल एस्टेट की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, गोल्ड की बात करें, एफडीज की बात करें, डेट की बात करें, या फिर फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो कई तरह की इन्वेस्टमेंट हम सबके सामने है। लेकिन क्या और कौन सी इन्वेस्टमेंट कितनी सही है, कितना एक गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल, और किस प्रकार एक जो ट्रेंडिंग वर्ड आजकल चल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, कितने सही वाकई म्यूचुअल फंड्स हैं। और खासकर निवेश की अगर बात करें तो किस प्रकार म्यूचुअल फंड के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता वेल्थ क्रिएट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री अंकित शर्मा जी, जो को फाउंडर हैं फाइनेंशियल स्मार्ट के। अंकित जी, स्वागत है आपका हमारे घर। नमस्कार विवेक जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि निवेश की बात करें, हर कोई इसी प्रयास में रहता है कि जो उसकी सैलरी है, जो उसके पास आ रहा है मंथ एंड में, उसको बेहतर तरीके से बजटिंग करके कहीं ना कहीं उसमें से थोड़ा फंड सेव कर सके। ऐसे में कई विकल्प हम सबके सामने हैं, लेकिन जो एक ट्रेंडिंग लाइन चलती हुई नजर आ रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। वाकई म्यूचुअल फंड कितने सही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, म्यूचुअल फंड सही है, टैगलाइन बिल्कुल सही है और इस टैगलाइन ने अपने आप को प्रूव किया है कई सालों से। मैं आपको दो तीन छोटी छोटी एग्जांपल्स के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। एक फंड आया 1995 में, मैं किसी फंड को रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पर शो में, जस्ट फॉर अवेयरनेस हम लोग बात करेंगे। तो उसने स्टार्ट किया, अगर कोई किसी आदमी ने उसमें अगर पैसा लगाया उस वक्त मंथली मोड पे, SIP के जरिए, जिसको हम मंथली जरिए कहते हैं, उसमें अगर किसी ने 10,000 रुपये साल का लगाया और आज अगर वो पैसा पड़ा होता तो 36 लाख रुपए उसने अप्रोक्सीमेटली लगाया, तो आज उसकी वैल्यू 22 करोड़ के आसपास है। तो ये एस्टॉनिशिंग फिगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आती है। ये तो एक एग्जाम्पल है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, 10,000 महीना या 10,000 साल? 10,000 महीने, 36 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया और आज 22 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी वैल्यू है। पर ये कोई मिस कोड या मिसलीडिंग करने के लिए नहीं है इन्वेस्टर पे। ये दो चीजें इसमें बताई जा रही हैं। एक तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे करता है। स्पेशली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड बिजनेस है। स्पेशली इन इंडिया हमारा जो रेगुलेटर है उस पर बहुत काम कर रहा है कि मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। ये ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इन्वेस्टर को हर एक चीज इसमें प्रोवाइड की जा रही है और वो ऑन द क्लिक ऑफ द बटन अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी इसमें 100 रुपया लाने वाली है, तो 100 रुपए से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये हर घर में पहुंचाना चाहते हैं इसको। और ये कहीं ना कहीं हर आदमी को पिछले 20-25, मैं ऑलमोस्ट पिछले 22 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ और मैंने पिछले 22 सालों में जो आदमी कंसिस्टेंटली 7-8-10 साल SIP अपनी चला लेता है, वो कभी भी रिपेंड नहीं करता कि मैंने म्यूचुअल फंड क्यों किया। वो हमेशा अच्छी रिटर्न कमा के गया है। और मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ इस चीज की, बट मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी आती है रिटर्न्स की, एज कंपेयर टू जो भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करिए कि कुछ पैसा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड में करिए, तो आपको ये डेफिनेटली सही लगेगा। अंकित जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एफडीज की अगर बात करें, एफडीज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है और एक गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मिनिमम अगर हम मैक्सिमम बात करें 7.25 7.75% डिफरेंट बैंक्स देते हैं, और उसमें एक टाइम फ्रेम भी होता है 400 डेज, 440 डेज। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की अगर अवधि की बात करें, क्या एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, एक तो आइडियली एज क्या रहती है, किस एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, और क्या डिफरेंट पोर्टफोलियोज में उसको एलोकेशन करनी चाहिए? सर, एज सच क्या हुआ है पिछले 20-25 सालों में, जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी काफी डायनेमिक प्रोडक्ट्स लाए हैं। अभी जनरली एज क्राइटेरिया कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कोई सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स ले आए हैं, जिनको हम मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी बोलते हैं। वो उसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, ताकि वो एक हार्ड अर्न मनी है जो सीनियर सिटीजन लगाना चाहता है तो उस कैटेगरी में अपना पैसा लगा सकता है। एक 18 साल, 20 साल का, 22 साल का लड़का जो अपनी स्टार्टिंग सैलरी से एक नॉर्मल 1,000 रुपया या 2,000 रुपया मंथली की या 500 रुपया मंथली की लगाना चाहता है, तो उसके लिए स्मॉल कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं। मतलब हर तरह की बकेट इन्होंने धीरे धीरे बनाई है। अभी एक एक और सेगमेंट जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है वो है इंडेक्स फंड सेगमेंट।
अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने डिफरेंट इंडेक्स के कॉम्बिनेशंस बना बना के इन्वेस्टर के लिए बना रहे हैं, बिकॉज ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉट ऑफ डेटा इज अवेलेबल विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड विद द डेटा क्रंचिंग और जो एआई के हेल्प से ये लोग नई जो चीजें, जो नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं बैक एंड टेस्टिंग करके, वो बहुत शानदार प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसीलिए आने वाले टाइम में आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं विदाउट नेमिंग अगेन ए फंड। चिल्ड्रन के नाम से एक फंड आया 4-5 साल पहले की बात है, आज वो पैसा 3 गुना है उस फंड में। तो मतलब ये आप क्राइटेरिया रहा ही नहीं कि किस एज के बंदे लगाएंगे। इसमें क्राइटेरिया उन्होंने ओपन कर दिया कि जो रिस्क एपेटाइट आपका है, जो आपकी रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठिए और प्रॉपर अपना एक रिस्क प्लान बना के उस हिसाब से फंड उसको, वो आपको फंड्स की सिलेक्शन के लिए हेल्प करेगा, एंड देन यू फाइनलाइज द फंड्स। दिस हाउ इट वर्क्स नाउ। मोटे तौर पर देखा जाता है कि जो ओवरऑल जो मिडिल क्लास है अभी भी थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से चलती है कि हाँ जी गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें, पैसा मिल जाएगा, या फिर फिक्स डिपॉजिट में कर दें, जब भी पैसे की ज़रूरत हो निकल जाएगी। वहाँ पर एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड सेगमेंट की अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और उसके अलावा इंडेक्स फंड्स का आपने जिक्र किया, फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं, कई तरह के ऑप्शन वहाँ पर। आप गोल्ड ETF भी आ गया सामने, जो गोल्ड आपने फिजिकल लेना है ETF के माध्यम से खरीद सकते हैं। इस माइंडसेट को बदलने की क्या आवश्यकता है? सर डेफिनेटली आवश्यकता है, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गोल्ड ETF की। अब गोल्ड ETF इतना सस्ता प्रोडक्ट है, या गोल्ड फंड ले लो आप, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। आप मार्केट में आज गोल्ड लेट से 95,000 पे ट्रेड कर रहा है। आप मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड का कॉइन लेने जाते हैं तो आपको 1,02,000 के आसपास पड़ेगा, 1,04,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रेट ऑफ द सराफा बाजार। बट यहाँ पर आप 20-25 पैसा की कॉस्ट पे, एडिशनल कॉस्ट पे वो गोल्ड फंड ले रहे हो। दूसरी बात यह है कि इसकी स्पॉट सेलिंग है, आपको कहीं घर से जाना नहीं है, कहीं किसी के पास पहुंचना नहीं है, आप घर बैठे इसको क्लिक ऑफ द बटन सेल करेंगे, आपके 2 दिन में पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। सो और पैसे जो है वो प्योर एंट्री आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको विड्रॉल करने की। सेकेंडली, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे क्या लगती है, जैसे हम पहले आपने क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा पूछा या बताया कि जैसे FD में एक फिक्स टेन्योर है, या गोल्ड में आप लेते हो तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए बैठते हो, बट यहाँ पर आपको ऐसी कोई कमिटमेंट है नहीं। देखो, टाइम होराइजन प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। अगर आप इक्विटी ले रहे हो तो आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप लंबे टेन्योर के लिए ले रहे हो, ठीक है। बट अगर आपका गोल पहले अचीव हो जाता है तो आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन है। आपका पैसा अगर 1 साल में आपने 40% रिटर्न कमानी थी, अगर आ गई, तो यू हैव अ राइट टू एग्जिट ऑल्सो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको 5 साल तक लॉक इन रहेगा या 10 साल तक लॉक इन रहेगा, आप कहीं भी रुके हुए नहीं हो। तो ये जो जितने भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, दे हैव सम टाइम पीरियड अटैच टू इट। बट म्यूचुअल फंड में टाइम पीरियड अटैच नहीं है, सिर्फ आपको टाइम होराइजन देना पड़ेगा। क्योंकि टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि हमें 2 चीजों को डिफरेंशिएट क्लियर करना पड़ेगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर 2 डिफरेंट व्हीकल्स। सेविंग मीन व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग ए श्योर शॉर्ट रिटर्न, that is not investment. Investment is where you are taking some kind of risk and you get definitely a risk premium on that. तो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम तो आएगा ना उस पे। तो जब आप रिस्क ले रहे हो तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो टाइम पीरियड को आप ध्यान में रख के इन्वेस्ट करिए, टाइम लंबा रखिए, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाने का। दूसरी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि द कैपेसिटी ऑफ एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर, पिछले कई सालों से आपका एक्सपीरियंस रहा है, 22-23 साल से आप पूरे सक्रिय हैं और पैन इंडिया आपकी सर्विसेज दी जा रही है फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। आम जनता के मन में जो पहली बार शेयर मार्केट को देख रहा है, म्यूचुअल फंड्स को देख रहा है, किस प्रकार उसको आप डिफ्रेंशिएट करवा पाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी स्टॉक की अगर बात करें? हाँ, तो मेरी एडवाइस, जो पर्सनल एडवाइस एक न्यू इन्वेस्टर के लिए ये है कि आप इनिशियली जब भी स्टार्ट करें, आप म्यूचुअल फंड से करिए। उसका रीजन ये है कि इट्स अ हाईली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपया लगाना है और MRF का शेयर आप लेना चाहते हैं, तो आप नहीं ले पाएंगे। बट आप 10,000 रुपए में ऐसी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप, पहली बात तो ये डाइवर्सिफिकेशन होगी। दूसरी बात ये हो गई कि फॉर एग्जांपल कोई कॉर्पोरेट इशू आ जाता है किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो वो पैसा आपका एक दिन में काफी लॉस कर देगा। बट म्यूचुअल फंड, सिंस इट्स ए डाइवर्सिफाइड अप्रोच,
वो डैमेज नहीं होगा। नंबर 2, वो प्रोफेशनली रन सिस्टम है। नंबर 3, since all mutual fund are dealing with the public money, they take care of due diligence, they take care of compliance, they take care of corporate governance of different companies। वो पूरा एक मैट्रिक्स होता है, पूरा एक मॉडल बनता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट 20-25 साल में कंपनीज ने अपने मॉडल्स को बहुत ज्यादा रिफाइन किया है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऑन एन एवरेज एक बड़ी कंपनी जो 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख करोड़ का एसेट्स मैनेज करती हैं, लगभग 400 से 700 कंपनी की रिसर्च करती हैं। और वो 400 से 700 कंपनीज की रिसर्च के बीच में उन्होंने एक फंड में 40 या 50 कंपनी निकलती हैं उनके फिल्टर से। तो दे हैव सो स्ट्रिंजेंट सिस्टम, देयर इज अ सेक्टर, उन्होंने सेक्टर पे कैप लगा रखा है, उन्होंने स्टॉक्स पे कैप लगा रखा है। मतलब पूरा एक सिस्टम के अप्रोच से काम होता है। तो कंपैरेटिवली अगर आप एक नॉर्मल न्यू इन्वेस्टर हो, आप स्टॉक में एंटर करते हो, आप देखते हो उसने लिया, उसने पैसे बना लिए, बट वेदर दैट्स द राइट टाइम और रॉन्ग टाइम यू डोंट नो। आप एंटर करते हो, सडनली मार्केट कोलैप्स कर जाती है। और कोलैप्स में क्या होता है कि हो सकता है म्यूचुअल फंड में आप 1% नीचे आ जाओ, बट वो पर्टिकुलर स्टॉक आपने जो खरीदा वो हो सकता है 10% नीचे आ जाए, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो गया था। क्योंकि वैल्यूएशन एक नॉर्मल आदमी को समझ नहीं आती ना। फंड मैनेजर अपने लेवल पे वैल्यूएशन को एडजस्ट करता है। आज की डेट में जैसे उनको लगता है कि वैल्यूएशन मार्केट की थोड़ी ऊपर है, तो वो थोड़ा सा कैश पे बैठ जाता है, थोड़ा पैसा अपना लिक्विड में रखता है, ताकि जैसे ही मार्केट गिरे वो पैसा री इन्वेस्ट कर देगा मार्केट में। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही रेगुलेटेड बिजनेस है। तो मेरी एडवाइस हर एक इन्वेस्टर से ये है कि आप खुद मत बनो स्टॉक ट्रेडर, ये बहुत रिसर्च वाला काम है। आप बेटर है, एक रिसर्च सिस्टम है म्यूचुअल फंड का, उसके थ्रू फॉलो करो। और मैं आपको बता रहा हूँ विद माय एक्सपीरियंस, जो आप पूरा म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर का डिबेट है, इसका डिबेट का कोई एंड नहीं है। बट अगर आप देखोगे, अगर आप 15, 18, 20% की CAGR आपको पिछले 10, 15, 20 सालों से मिल रही है, वो बहुत अच्छी रिटर्न है, बहुत पैसा बन जाता है उसी में। और आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप अपने प्राइम जॉब पे फोकस करो ना। आप क्यों अपने आप को सुबह उठ के 9:30 बजे स्क्रीन के आगे बैठना चाहते हो? So my advice to them is that you should go for mutual fund first, and when you are knowledgeable enough to enter into stock market, you can enter. That's not a problem. अंकल जी, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी यंग व्यक्ति जो अपने प्राइम में है, 20-23 साल में, एक नई जॉब स्टार्ट कर रहा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको उसके लिए आप क्या एक राय देंगे? क्या एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के तौर पर उसका टाइम हॉरिजन क्या रहेगा? किस प्रकार किन फंड्स के उनके लिए इन्वेस्ट कर सकेगा? सर वैसे जो थ्योरेटिकल इसका आंसर है वो ये है कि जनरली जो लोग 22-23 साल जो हमारा मॉडल्स हैं, थ्योरेटिक मॉडल, वो बोलते हैं कि उसको अग्रेसिव फंड्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसका टाइम होराइजन लंबा होता है, उसके गोल्स लंबे होते हैं। वेदर इट्स building a house, buying a dream car, buying anything luxury in life, so that will be around 10-15 year down the line. So he has a time horizon, he should go for a slightly aggressive approach. He can go pure into equity funds, and then comes individual interest also, and then valuation of the market also. कि कई बार क्या होता है कि कोई कहता है कि नहीं मैं स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहता हूँ, इसमें बहुत रिस्क होता है। कोई कहता है नहीं मैं जाना ही उसमें चाहता हूँ। वो इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से होता है, वो स्पेसिफिक टू एवरीबडी इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब जैसे कोई बोलता है नहीं जी ये ले लो जी, तो सब वही ले लो, वैसा नहीं हो सकता। सो एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट थॉट प्रोसेस। देखो अब एक आदमी है वो 2 व्हीलर से जा रहा है, 100 से चल रहा है, एक आदमी 60 से चल रहा है, दोनों 23 साल के हैं, बट वो उसके माइंड में क्या है, उसके माइंड में क्या है, दोनों की अलग अलग थॉट प्रोसेस है। सो आई थिंक जो आपका राइट अप्रोच इसमें ये होनी चाहिए कि यू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, या जो भी आप जिस भी कोई मेच्योर आदमी से आप जो फाइनेंस में डील करता है उससे एडवाइस लेंगे तो बेटर रहेगा। बट अगर बिल्कुल बिल्कुल रॉ चलना है किसी ने पहले, तो उसको लार्ज कैप या निफ्टी इंडेक्स फंड हम रिकमेंड करते हैं कि पहले दिन जब किसी ने जर्नी स्टार्ट करनी है। बट देन अगेन कम्स कि कोई रिस्क ज्यादा लेना चाहता तो ही वांट गो फॉर स्मॉल कैप और मिड कैप, वो प्योरली क्लाइंट की अपनी कॉल है। बट इट वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, एंड रिस्क प्रोफाइलिंग नीड टू बी डन फॉर एवरी। आपके एक्सपीरियंस पे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जर्नी, इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि उतार चढ़ाव वाली है, लेकिन जितना आप डाउन जाएंगे उतनी आपके सिप के यूनिट्स ज्यादा आएंगी जब आप परचेज करेंगे, और लॉन्गर हॉरिजन की अगर बात करें तो मुनाफा मिलेगा। कई बार तस्वीरें ये आती हैं कि 4-5 साल के बाद भी ग्रोथ उतनी नहीं होती और लोग हताशा में सिप त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। कितना सही डिसीजन उनका वो रहता है? सर अभी पिछले 5-6 सालों से बात करें तो ऐसा हुआ नहीं है, मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहना है कह लीजिए, बट पिछले 5-7 सालों में ऐसा हुआ नहीं है
बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि 4-5 साल में रिटर्न ना आए। तो मैं यही बोलूंगा इन्वेस्टर्स को बार बार कि मार्केट को अगर आप पिछले 30-40 सालों में स्टडी करोगे, एन नंबर ऑफ इवेंट्स हुई हैं जिसमें मार्केट 20%, 10%, 25%, 30%, 40% और खड़ी रही हैं, 2-2 साल तक रिटर्न नहीं आई है। बट जो इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड रहा वो पैसा बना के गया। तो इसके लिए थंब रूल मैं जो बोलता हूं इन्वेस्टर को ये है कि आप वही पैसा एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट करिए जो पैसा आपकी इमीडिएट नीड और इमीडिएट गोल्स के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे की शादी करनी है, आपकी एसआईपी चल रही है पिछले 10 साल में, 10 साल में आपने एक एसआईपी पे 18-20% रिटर्न बना ली है। 1 साल बाद आपका बच्चे की मैरिज है, आप कृपया करके वो पैसा अपना डेट में मूव कर लीजिए, सेफ एसेट में मूव कर लीजिए, क्योंकि आपकी इवेंट आने वाली है। अब ऐसा ना हो कि उस वक्त मार्केट गिर जाए तो आपका पैसा ना निकल पाए। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो 4-5 साल तक, अभी वैसे भी हम लोग इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो और हमारी जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, सर आई टेल यू द फिगर्स, हम 4-5 साल 6 साल पहले बातें करते थे कि एसआईपी शायद 6,000 करोड़ हो जाएगी, 9,000 करोड़ हो जाएगी, बट 5-6 सालों में ये 27,000 करोड़ हो गई है। एवरी मंथ 27,000 करोड़ इज कमिंग टू इंडियन इक्विटी मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर माई रिटेल इन्वेस्टर। 72 लाख करोड़ रुपीज इज अ म्यूचुअल फंड पेनिट्रेट एयूएम एज ऑन डेट। ये अस्टॉनिशिंग फिगर है सर, ये हम 10 साल पहले इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। हम 20% के हिसाब से ग्रोथ लगा रहे थे, इंडस्ट्री 30-40% के हिसाब से ग्रो कर गई। तो ये टेक्नोलॉजी ने सब चेंज कर दी गेम, और ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। मुझे कोई डाउट नहीं है अगले 5-7 सालों में ये 1.5 लाख करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। स्कोप कितनी है? अभी बहुत स्कोप है सर, आई टेल यू। अभी वी आर अप्रोक्सीमेटली हैविंग 4 करोड़ यूनिक पैन्स इन द ओनली, और आई थिंक 11 करोड़ के आसपास की रिटर्न्स फाइल हुई हैं पिछले साल। 7.5 लाख 7.5 करोड़ और 11 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई हैं लास्ट ईयर, और 74 करोड़ पैन्स इशूड है। तो अभी तो बहुत स्कोप है सर, और स्पेशली विद द न्यू इनिशिएटिव 100 रुपीज एसआईपी, 200 रुपीज एसआईपी बहुत पेनिट्रेट करेगा। और एंड्रॉइड फोन हर बंदे के हाथ में आज, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे ये मार्केट पेनिट्रेट करेगी। और इंडिया ऐसी कंट्री है, व्हाई टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया, व्हाई everybody wants to come to India? The reason is we are consumption led economy. हमारे यहाँ हर चीज बिक जाती है, हमारे यहाँ हर चीज कंज्यूम हो जाती है। People are not coming to India just for fun. They understand that India is a huge potential market. और मैं आपको बता रहा हूँ सर, अब भी एस्पिरेशंस पूरी नहीं हुई हैं लोगों की। आज किसी के पास एक्स फोन है तो वो वाई पे जाना चाहता है, वाई वाला जेड पे जाना चाहता है। अभी बहुत पेनिट्रेशन बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10-15 साल के लिए कुछ भी होने वाला हमारी मार्केट्स को। अंकल जी, एक चलते चलते एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा। जिस तरह आपने कहा कि एंड्रॉइड फोन हर एक के पास है, और उतनी ही एप्स भी खासकर फाइनेंशियल और इसको लेकर सामने आ रही हैं, कई लीडिंग भी हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर एक इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर के पास ये एप्स भी आ रही हैं, 100 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये से म्यूचुअल फंड्स की सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी शुरू हो रहा है, सिप की बात करें, तो इन सब के बीच एक फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? सर, ऑल सेड एंड डन क्या है कि आपको मालूम है, आपको एक छोटी सी मैं इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा जो मैंने भी किसी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई थी। हमारे में एक टैगलाइन और चलती है, सारथी जरूरी है। तो कौरवों और पांडवों की तो स्टोरी आपको पता ही है महाभारत से। तो कृष्ण भगवान जिसकी साइड थे वो जीत गए, तो जहां नहीं थे वो हार गए, वो ज्यादा थे तब भी हार गए। तो क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर ऐसा आदमी है जो आपको होल्ड करेगा बुरे टाइम पे, और अच्छे टाइम पे भी आपको बताएगा कि आपका पैसा ग्रो किया है तो इसको बताओ क्या करना है। वो आपको ये भी बताएगा कि आपका गोल आ रहा है, कुछ पैसा सेव कर लो। तो फाइनेंशियल एडवाइजर इनिशियली तो शायद आपको नहीं लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 1000 रुपए की एसआईपी लगानी है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि आपने एक फंड लिया, ले लिया। बट जैसे 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 आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, यू नीड ए प्रोफेशनल टू रन द शो। आप गली में छोटी सी पुलिया बनानी है तो खुद बना लोगे, बट व्हेन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए फ्लाईओवर यू कांट कंस्ट्रक्ट इट। सो यू नीड समबडी हु इज प्रोफेशनल। नाउ things are going to be very very different in coming days because there are new products which are coming in mutual fund. एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो सेमी कैटेगरी के लिए आ रहा है, SIF करके।
जो लोग थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, 10 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस होने वाली है, SIF। अब SIF वही आपको सिखा सकता है या समझा सकता है जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, क्योंकि उसके लिए उसको एक सर्टिफिकेशन करनी है। वो ऐसे नहीं कोई भी मार्केट में कर देगा, उसको भी पहले क्लासेस करना पड़ेंगी, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर वो उसको क्वालिफाई करेगा और उसने पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस उसके लिए लिया होगा, तब जाके वो प्रोडक्ट आपको बताएगा। तो मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर इज लाइक ए बैकबोन ऑफ योर सिस्टम। इफ यू गो थ्रू ए फैक्ट, और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने पर्सनल केस की बात करूंगा। आप कई बार ना अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप कई बार डिसीजन नहीं ले पाते, मैं भी नहीं ले पाता। सो समटाइम माई पार्टनर टेक्स अ डिसीजन ऑन माई इन्वेस्टमेंट कि लगा दें। सो एक एट पर्टिकुलर जंक्चर ऑफ टाइम यू नीड समबडी हु कैन एडवाइज और पुश यू, बिकॉज जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, सेविंग प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप डिफरेंशिएट समझिए, सेविंग FD वगैरह आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, ये सब, इन सब में कोई ना कोई आदमी चाहिए आपको पुश करने वाला कि ये खरीदो। यहां खरीदने वाला नहीं चाहिए, यहां आप लाइन लगा के खड़े हो बैंक में FD करने के लिए 7%, आपको 18% या 15% या 12% के लिए पुश करना पड़ता है। बट दैट्स हाउ सिस्टम इज। पर इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। ये माइंडसेट टाइम आएगा, मेरे को लग रहा है काफी चेंज हो गया, यूथ हैज चेंज। हमने जो ट्रांजिशन देखी है इस इंडस्ट्री में, फिनोमिनल ग्रोथ, मतलब हमने नहीं सोचा था। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू इन्वेस्टर इन 2006, 7, 5, 50,000 रुपए का चेक लेना वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 2 लाख का चेक देता इन्वेस्टर को होता, मैंने पता नहीं कितना बड़ा चेक दे दिया, और आज की डेट में वॉल्यूम की कमी नहीं है। अंकल जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में महत्वपूर्ण जानकारी खासकर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल वर्ल्ड पर दी, और खासकर जो टैग लाइन है सारथी का भी आपने जिक्र किया, और हम आशा करते हैं कि जो इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर पूरे भारतवर्ष में खासकर म्यूचुअल फंड्स का बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, काफ़ी हुई भी है। एक ट्रांजिशन फेज से भारत निकल रहा है, युवा खासकर सिप की तरफ आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और नई सक्सेस की कहानियां भी लिख रहे हैं। ये कहानियां, ये सफर जारी रहेगा। आप हमारे साथ आए, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू।